नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो इस समय की बड़ी खबर ये है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। देखिए, 2 दिन पहले, बल्कि 3 दिन पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब रात्रि में 12 बजे के आसपास, सवा 12 बजे के आसपास एक वीडियो डाला और उसके बाद अगले दिन भी उन्होंने एक और थैंक्स का वीडियो डाला। लेकिन पहला वीडियो जो प्रधानमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट के लिए विश्वास भरने जैसा था, करीब 30 करोड़ लोगों ने भारत और दुनिया में उनके उस सेल्फी वीडियो को देखा था और तब लगा था कि ये एक बूस्ट है, एक संदेश है, न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि आप डटे रहिए, बने रहिए, जरूरत नहीं है कि शिक्षा मंत्री अपनी बलि दें। जिनका जिनकी जिम्मेदारी बनती थी उनको आपने हटा दिया है, शेक भी कर दिया है। 47 अफसरों कर्मचारियों को बर्खास्त किया है एनटीए के। अब नई भर्तियां शुरू हो रही हैं। तो चूंकि अतीत में किसी शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया नहीं, लेकिन जिस तरह की राजनीति हो रही थी, पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया जा रहा था, जैसे वो 13 महीने के किसान आंदोलन के दौरान हिंसक तत्वों का पुट एलिमेंट शामिल करके एक 35 साल के पंजाब के युवक जसबीर की हत्या करके उसकी डेड बॉडी को टांग दिया गया था बैरिकेड पर, उससे कम कुछ नहीं हुआ है। इस आंदोलन के दौरान पार्लियामेंट में घुसने की एक साजिश रची गई थी, अराजकता फैलाने की कोशिश की गई थी, पुलिस कर्मियों के सिर फोड़े गए थे, बैरिकेड तोड़े गए थे, उनकी गाड़ियां तोड़ी गई हैं। एक पूरा अराजकता का वातावरण क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। ऐसे में मेरे जैसे बहुत सारे राजनीति के विद्यार्थी, उनका ये कहना था कि कम से कम इस माहौल में तो मोदी सरकार को अपनी कमजोरी का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। लेकिन उनके पास ज्यादा सूचनाएं होती हैं। तमाम तरह की खबरें भी हम 2 दिन से देख रहे हैं कि करीब 250 अपराधी उनकी शिनाख्त कर ली गई है, पहचान कर ली गई है। वो जंतर मंतर पर इस भीड़ के भीतर घुसे हुए हैं। जगह जगह मारपीट हो रही थी, कनॉट प्लेस के आसपास भी मारपीट होती हुई देखी गई है। मुझे लगता है कि इस आंदोलन के जरिए हिंसा, अराजकता फैलाने का एक बड़ा बड़ा षड्यंत्र था और संभवतः इसी सब को देखते हुए, भांपते हुए ये बड़ा फैसला हुआ है। लेकिन बहुत लोग हैं जो इस फैसले से खुश नहीं हैं। उनको लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरे साथ जुड़ गए हैं एकलव्य सिंह जयपुर से। एकलव्य, बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है, नमस्कार। सर प्रणाम। आपकी आवाज बीच में डिस्टर्ब हुई है, चेक करिएगा एक बार। सर जी, अब आ अभी रही है। जी सर। हाँ, अब आ रही है। तो आपकी पहली प्रतिक्रिया और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने जो 2 पेज का इस्तीफा दिया है, उसको मैं दर्शकों के सामने पढ़ करके बताने वाला हूँ। जी। सर मेरे लिए तो बहुत ही सिंपल है कि जैसा कि आपने कहा भी कि मैं भी व्यक्तिगत तौर पे इससे पूरी तरह से पूर्णतः सहमत नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार के पास जो सूचना तंत्र होता है और वो तो होता ही है सर, उसका तो एक बेसिस होता ही है डिसीजन का। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा सर कि आगे जब हम इस पे चर्चा करेंगे तो मैं इसके बारे में और कहूंगा, लेकिन ये जो कई लोग कहते रहते हैं ना सर, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं कि मोदी जी और उनकी सरकार तानाशाह सरकार है, डिक्टेटर सरकार है। सच्चाई ये है सर कि मोदी जी जितना फ्लेक्सिबल
और उनकी सरकारों में जो लचीलापन होता है वो आज तक भारत की किसी सरकार में नहीं हुआ। ये तथ्य है। इसके इसके जो मैं बात कह रहा हूँ इसको अपन जब आगे डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में भी बताऊंगा कि मोदी जी ने क्या क्या किया है और दूसरी सरकारों ने क्या किया है, परंतु मेरे ख्याल से उचित यही रहेगा कि आप इस्तीफा शेयर करें अगर एक बार। बिल्कुल। तो हम इस्तीफे पर चलते हैं, उसकी लैंग्वेज पर चलते हैं कि शिक्षा मंत्री ने अपने इस्तीफे में कहा क्या है, उसको भी तो देख लें कि उन्होंने क्या कहा है। जी, इस्तीफा मेरे सामने है, उसका पहला पेज है। मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। किंतु 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए सीबीआई को जांच सौंपी, परीक्षा को रद्द किया और पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी मोड में करने का फैसला किया गया। इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता ये रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए। इसके लिए हॉल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत काम किया गया। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही छात्रों, अभिभावकों और माता-पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को ये परीक्षा पूर्ण हुई। पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा ये संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे। किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को भी सफलता मिली। परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ। उनके इस्तीफे का दूसरा पेज, इस पर चलते हैं। मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला रहा हूं तथा युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता आया हूं। वे केवल भारत का भविष्य ही नहीं, बल्कि एक नए और विकसित भारत के वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार भी हैं। पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देख करके मेरा मन दुखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं। देश की एकता बनी रहे। देश के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे। हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र
माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। साथ ही मंत्रिपरिषद के अपने सभी सम्मानित सहयोगियों, मंत्रालय के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा उन सभी व्यक्तियों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिनके साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्र सेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं इसके लिए सदैव समर्पित रहूंगा। प्रभु श्री जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से मैं भविष्य में भी भारत माता, ओडिशा की जनता और देश के युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हर संभव रूप में स्वयं को समर्पित करूंगा। आपका धर्मेंद्र प्रधान। ये उनका कुल मिलाकर के लेटर आया है, रेजिग्नेशन का भाव आया है। जी, एकलव्य। सर देखिए, इसमें एक बात तो जो उन्होंने कही है, ये मतलब कुछ भी कहा जाए सर, ये एक मोदी लेड बीजेपी या जो एक ओवरऑल आरएसएस का भी जो कल्चर रहा है बीजेपी में, ये बात तो है ही सर, जो ये लोग कहते हैं उसको पूर्णतः मानते हैं और प्रैक्टिस करते हैं कि जो एक बेसिक कहते हैं कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है सर कि ये है कि ओवरऑल जब चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे सरकार के कोई विषय हो, सारी इस तरह की बातें होती है इसमें। मतलब बीजेपी के लिए अल्टीमेटली जो मुद्दा होता है या जो समाज का हित होता है, देश का हित होता है, पार्टी का हित कह लो, आप सरकार का हित कह लो, उसमें व्यक्ति बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। और लेकिन मैं ये अवश्य कहना चाहूंगा सर कि मुझे थोड़ा सा मतलब अजीब सी जो एक पार्ट, ऐसा नहीं है सर कि मैं कोई इस लोकतांत्रिक अधिकार के विरुद्ध हूं कि जनता या कोई भी धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग करे। यहाँ समस्या नहीं है। अगर सरकार की किसी मंत्री से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो ये लोकतांत्रिक अधिकार है। और कई बार तो मतलब जो यूथ होता है वो ओवर एक्साइटेड हो जाता है, तो वो तो सीधा और करता ही क्या है, यही करता है। विपक्ष का तो ये दायित्व ही है। लेकिन सर मुझे अजीब सी बात ये लगी कि यहाँ पे थोड़ा सा क्या मैसेज चले जाता है कि मतलब आप मॉब वायलेंस और जोर जबरदस्ती के जरिए जो है, मतलब क्या आप सरकार को झुका सकते हो? ये थोड़ा सा जो है सर, मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगता है ऑनेस्टली। मतलब ये मेरी पर्सनल व्यक्तिगत राय है। लेकिन जो सर एक बात मैं कहना चाह रहा था कि लोग जो मोदी जी को, और ऑब्वियसली सर जब ये हमें समझ में आ रहा है तो मोदी जी और अमित शाह जैसे लोगों को समझ में नहीं आए, ये तो मतलब मानने वाली बात ही नहीं है। लेकिन एक बात जो मैं कहना चाह रहा था सर कि ये जो डिक्टेटर वाली बात होती है, तानाशाह वाली बात होती है, सच्चाई यह है सर कि पिछले कुछ समय से, कल मैं किसी को सुन रहा था सर कि कोई कह रहा था कि भाई पहले कोई इस्तीफा तो हुआ ही नहीं, ये हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन इस बार तो झुका के रहेंगे। सर आपको ध्यान होगा कि किसान आंदोलन के समय भी नरेंद्र सिंह तोमर जी का उसके बाद इस्तीफा हुआ ही था ना। प्रकाश जावड़ेकर जी हो, रविशंकर प्रसाद जी हो, ये सब स्टॉलवर्ड्स रहे हैं सर बीजेपी के। और लेकिन ये है कि इस सरकार का मोस्टली सर, अगर उन्हें लगता है कि कहीं पे कोई गलती हुई है तो वो तो स्वयं ही चिंतन करके उस पर डिसीजंस लेते हैं। एक बात सर मुझे ऐसा लगता है, एक एस्पेक्ट ना मुझे लगता है कि उस पे भी लोगों को ध्यान देना चाहिए कि ये जो यूजीसी वाला मामला हुआ था सर, वहां पे सर एक जो कन्फ्रंटेशन हुआ, जो मतलब मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो यहाँ पे मतलब सोनम वांगचुक से डायलॉग कर लिया गया या कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों से डायलॉग कर लिया गया, तो ये जो उस समय जो सारा चीजें हो रही थी, उस समय कोई डायलॉग क्यों नहीं हो गया? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सर कि उस समय अगर वो डायलॉग हुआ होता तो जो उस समय धर्मेंद्र प्रधान जी को लेके बीजेपी की कई सपोर्टर्स में ही जो एक मतलब ऑलमोस्ट दुर्भावना सी बन गई थी, तो वो जो उसकी वजह से जो वैक्यूम क्रिएट हुआ सर, उस वैक्यूम को ये बीजेपी विरोधियों, देश विरोधियों ने और विपक्षियों ने आके उस वैक्यूम को एक तरह से ऑक्यूपाई करा सर। तो एक तो ये पार्ट है सर। और
फिर भी मैं कहूंगा सर कि ये सरकार जो है बहुत फ्लेक्सिबल है, लचीली सरकार है। और 30 सेकंड्स में आपके दर्शकों को बता दूं सर कि इससे पहले की सरकारों ने क्या किया है। जो राहुल जी और सोनिया जी और प्रियंका जी मोदी को डिक्टेटर कहते हैं ना, इन लोगों के इशारे पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2011 में आधी रात को लाठी चार्ज करवा के अन्ना हजारे को उठवा लिया था सर। 70 लोग मर गए थे, 70 लोग घायल हो गए थे और अस्पताल पहुंच गए थे, और बाद में एक महिला की डेथ हो गई थी। स्वामी और सर रामदेव, बिल्कुल सर 4-5 जून की रात 2011। सर और इन्हीं की दादी ने तो मतलब सब जानते हैं ना, आपातकाल लगाकर इस देश पे सारे विपक्षी नेताओं को जेल में ठूस कर संविधान को ही रद्द कर दिया था। उसके बाद जब उन दादी जी का निधन हुआ, तो जब मतलब कांग्रेस के नेताओं द्वारा ही सिखों का मतलब खुला नरसंहार हुआ, तो राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्री पिताजी ने क्या कहा था कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिल जाती है। अखिलेश यादव के पिता मुलायम से, जो आज कह रहे अखिलेश यादव जो आज मोदी को डिक्टेटर कह रहे हैं, इनके पिता ने निहत्थे कार सेवकों पर मतलब उन्हें गोलियों से भुनवा दिया था सर। और सर मुझे बताइए कि मोदी ने किसको मार दिया सर? किसान आंदोलन, ये प्रोटेस्ट, इतनी सारी चीजें हो गई, दिल्ली राइट्स, किसको मारा? हमारी पुलिस फोर्सेस के लोग मर जाते हैं, आम जनता जिनका कोई। आज सर मैं इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा सर, क्योंकि मुझे इस बात का मतलब बड़ा एक वियर्ड बात लगी है कि वो लड़कियां जो अपने पेरेंट्स के पैसे पे वहां पे आके मोदी को गालियां दे रही हैं, उनको ग्लोरीफाई किया जाता है। और वो लड़कियां जो कि एक्चुअली इंडिपेंडेंटली अपनी एक लाइफ बनाने की कोशिश कर रही हैं, यंग जर्नलिस्ट की तरह खड़ी हैं अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी में, उनको गालियां दी जा रही हैं, हरास किया जा रहा है मॉब के थ्रू, और उसको भी लोग ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो सर कहीं ना मुझे ऐसा लगता है कि ऑनेस्टली सर, मैं तो मतलब मुझे पीड़ा हुई है सर। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए, अब मतलब नहीं करी जानी चाहिए टॉलरेट। नहीं नहीं, आपकी पीड़ा, हम लोगों की पीड़ा एक ही है। क्योंकि अभी 3 दिन पहले क्या कह रहे थे योगेंद्र यादव उर्फ सलीम मियां बीबीसी के साथ इंटरव्यू में, मैं दर्शकों को सुनवा देता हूं और फिर चर्चा करेंगे कि ऐसे तत्व अगर इस तरह के बयान देते हैं और फिर सरकार इस तरह का फैसला लेती है, ठीक है, उनके पास सूचनाएं होंगी, राष्ट्र हित में लिया होगा फैसला, कुछ गड़बड़ियां होने की आशंका होगी, क्योंकि 20 जुलाई को भी कोई कम नहीं हुआ था जिसको बहुत हल्के तरीके से विपक्ष प्रस्तुत कर रहा था और उपद्रवियों, दंगाइयों, अराजक तत्वों के साथ खड़ा हो गया था। तो सरकार के पास तमाम सूचनाएं होती हैं, वो कर रही है जो हमें उन पर चूंकि भरोसा है, इसलिए ठीक ही फैसला होगा। लेकिन फिर तो जो योगेंद्र यादव कह रहे हैं वही ठीक है। फिर संसद का क्या काम रह गया? फिर सड़कों पर उतरो, 10-20 हजार लेकर के अराजकता फैलाओ और अपनी बात मनवा लो। आइए सुनते हैं योगेंद्र यादव ने क्या कहा था। मैं काफी वक्त से कह रहा हूं कि अब देखिए, अब इस देश में डेमोक्रेसी का फ्यूचर संसद से तय नहीं होगा, सड़क से तय होगा, इलेक्शन से तय नहीं होगा, रेजिस्टेंस से तय होगा। और 20 तारीख को उसकी एक झलक, एक छोटी सी झलक हमने देखी। तो ये हमने सुना है योगेंद्र यादव को, तो फिर तो योगेंद्र यादव जो कह रहा है वही तो होता हुआ दिखाई दे रहा है। सर मुझे ऐसा लगता है कि योगेंद्र यादव जैसे एलिमेंट्स को सबसे पहले टैकल करना चाहिए सर, जब ये सब इन तरह की चीज, क्योंकि सर ये एनवायरनमेंट ही ये लोग बनाते हैं कि यहाँ तक ये स्थिति पहुंचे। कल भी सर आपसे मैंने निवेदन किया था जब रात को अपन चर्चा कर रहे थे कि सर ये मतलब बस सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज है सर। ये
असली जो देश में मतलब एंटी नेशनल माहौल क्रिएट करने वाले लोगों को इंसाइट करने वाले मॉब वायलेंस के लिए कि एज इफ ये सब करना ठीक है, यही लोग हैं सर। और सर एक बात जरूर है कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सर देखिए, किसान आंदोलन के समय भी यही हुआ था सर कि अल्टीमेटली जब मोदी जी ने डिसीजन लिया उन किसान कानूनों को वापस लेने के लिए, तो हमने यही सोचा सर कि कुछ इन्फॉर्मेशन तो होती है, और उस समय तो जिस तरह की चीजें हो रही थी कि कोई बड़ी घटना, अप्रिय घटना नहीं हो जाए, शायद इसलिए ऐसा किया गया होगा। नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज इन्वॉल्व हो गई थी। लेकिन सर फिर कहीं ना कहीं तो यही बात आ जाती है ना कि कब तक चलेगा सर ये। आप ये देखिए सर कि ये मतलब जो नेशनल थ्रेट वाली, इसमें ये जरूर मैं मानता हूं सर कि मोदी जी को हो सकता है सर, व्हेन यू आर, जब आप 150 करोड़ लोगों को लीड करते हो तो आपको शायद ये सोचना पड़ता है एज अ लीडर कि इतने किसानों में जो मतलब एक अ, कुछ तो शायद 4-5% किसान होंगे जो कि जेन्युइनली भटक के इससे जुड़ गए होंगे। उसी तरह से सर इतने बड़े जो आप अभी निवेदन फरमा रहे थे सर कि 20 तारीख को जो घटना हुई उसमें कितने लोग आ गए थे, तो हो सकता है सर कि 5-10% स्टूडेंट जो हैं वो एक्चुअली भटक के उसमें जुड़ जाते हैं। और ज्यादातर सर आप देखेंगे कि इन मॉब वायलेंस में कई बार बड़ी जो समस्या वाली बात ये होती है सर कि ये लोग तो जो अ- असामाजिक तत्व आते हैं, ये तो ज्यादातर ट्रेंड लोग होते हैं सर, और इनका रोजमर्रे का काम होता है सर ये सब। इस सारे दंगों में सर ये जो जिन जगहों से ये लोग बुलाए गए यही तो होते हैं। बच्चों की थोड़ी कोई प्रैक्टिस होती है इस तरह से पत्थर लाके फेंकना और इस तरह के पुलिस के ऊपर अटैक करने की हिम्मत चाहिए होती है सर। कोई ये नॉर्मल स्टूडेंट ऐसे कोई पुलिस को जाके फोड़ फाड़ नहीं देता। तो कभी कभी क्या होता है सर कि जब वो दूसरी साइड से फिर फाइनली कोई रिएक्शन होता है तो शायद किसी जेन्युइन किसान को लग जाती, या इस बार कह लो तो शायद किसी जेन्युइन स्टूडेंट को लग जाती। तो शायद इस बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ता है सर कभी कभी। आज तक लोग बात करते हैं सर कि जब वो IC-814 का जब हाईजैक हुआ था, तो एक कहना बड़ा आसान है कि सरकार झुक गई थी, लेकिन सच्चाई यह है कि 300 देश के लोगों के परिवार की जो जान थी वो खतरे में थी। तो सरकार को सर कई बार लेने पड़ते हैं ऐसे डिसीजन जो उसमें कि लगता है कि हम वीक हैं। लेकिन सर मुझे ये, मैं बहुत कन्विंस्ड हूँ सर कि ये इसके लिए कम से कम फिर एक अलग तरह की स्ट्रैटेजी चाहिए। या तो फिर इस एंटी नेशनल टाइप के जो सेंटिमेंट बिल्ड करके और यहाँ तक पहुंच जाते हैं, इनको यहाँ तक पहुंचने ही मत दो सर। या तो ये करो, क्योंकि फिर सर ये तो मतलब बहुत ही मोटिवेटिंग है इन एंटी नेशनल फोर्सेस के लिए कि कोई कहीं से आएगा फॉरेन से और वो सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चला देगा, उससे यहाँ पे असामाजिक तत्वों को उससे जोड़ के उसको वायलेंट कर दिया जाएगा और उसके बाद सरकार झुक जाएगी। तो सर ये तो थोड़ा सा मतलब वी नीड टू वर्क ऑन दिस। और आज एक फिर घटना हुई है, जंतर मंतर के आसपास ही पुलिस पर फिर से अटैक हुआ है। एक पुलिस ऑफिसर का सिर फोड़ा गया है, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है, पथराव भी हुआ है। यानी हिंसा अब शुरू हो चुकी है। और ये जो 250 के आसपास अपराधी पुलिस ने पहचाने हैं, जाहिर है ये उन्हीं का कारनामा है। सर आपने सोनम वांगचुक का वो वीडियो देखा जब वो अस्पताल पहुंचे थे, और जिस तरह से आज वो जंतर मंतर पहुंचे हैं। जिस दिन इनको अस्पताल लेके गए थे सर, वो तो मतलब ऐसा कहीं दूर दूर से लग ही नहीं रहा कि उनको कोई मतलब वो फास्ट से कोई कमजोर हो गए थे। वो तो एक पॉकेट में हाथ डाल के और वहां के पुलिस स्टाफ को डांट रहे हैं। और ऐसे वो इतना आपने देखा होगा सर कि कैसे उनने वो जो प्रीवियस नाइट पे जो वो वीडियो रिलीज करते थे कि अभी तक मैं मरा नहीं हूँ, मेरा ये काम करना बंद कर दिया है, आप चिंता मत करिए। और वहां पे तो सर वो पहुंच के चिल्ला चिल्ला के पुलिस को हड़का रहे थे। मतलब ऐसा टेम्परामेंट जो उनका कभी स्क्रीन पे दिखा ही नहीं कि तुम, अगर मैं मुझे कुछ हो गया तो तुम इसके जिम्मेदार होगे, तुम होते कौन हो, बदतमीज लोग हो, हट जाओ यहाँ से। इस तरह की चीजें हो रही थी सर। वो तो हॉस्पिटल का बड़ा मतलब मुझे लगता है अभी एग्जैक्टली मेरे पास वो डाउनलोडेड नहीं है, नहीं तो मैं आपसे शेयर कर देता। लेकिन
ये दुर्भाग्यपूर्ण है सर। और अब इंटरेस्टिंग होगा ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कौन टेक ओवर करता है और क्या आगे की प्रतिक्रिया होती है। लेकिन हाँ, एक बात सर मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि हो गया जो होना था, ठीक है, वो तो अब हम लोग इसका विश्लेषण करते ही रहेंगे आने वाले समय में। लेकिन मुझे नहीं लगता सर कि इससे कोई मोदी सरकार कोई कमजोर होने वाली है। ये बहुत ही सोचा समझा स्ट्रेटेजिक डिसीजन होगा। एंड अल्टीमेटली सर ये तो एक सच्चाई है ही कि उनके पास ना सिर्फ हमसे ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, उनका कई बार जो डिसीजन का जो बेसिस होता है वो भी शायद बेटर होता है, क्योंकि जो ज्यादा इंफॉर्मेशन पे जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है वो हमेशा बेटर होती है। जिस वीडियो का आप चर्चा कर रहे थे अभी, मैं वो वीडियो आपको दिखा देता हूं। यहाँ तो टॉयलेट भी जाते थे तो 3-3, 4-4 आदमी पकड़ करके इनको ले जाते थे। लेकिन आप ये देखिए कि ये यहाँ घूम रहे हैं। Ask them to arrest me. I'm a free citizen. Ask them to arrest me. Yes, arrest me. What is this keeping me for 3 hours here on 25th day of my hunger? You all are harassing me. Yes, you. If I die of stress, it will be your responsibility. What does it नंबर लेके आप लोगों को बदतमीजी कर रहे हो, ऑर्डर लेके आओ। हाँ? Please open. I'm going. Arrest me if you want. Ask them to arrest me. धीरेन जी भी जुड़ गए हैं। धीरेन जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, माफ कीजिएगा, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन वो धर्मेश वहाँ काफी बड़ी खबर चल रही थी। जी जी। तो ये जो चाहे सोनम वांगचुक हो, दीप के हो, अचानक से फोर्ड फाउंडेशन के प्रायोजित नेता अरविंद केजरीवाल हो, 20-21 दिन तक विदेशों में अंतर्ध्यान और गायब रहने वाले राहुल गांधी हो, ये जो एकदम सक्रिय हुए हैं मानसून सत्र से ठीक पहले और जो वितंडा खड़ा किया है, और अब तरह तरह के जो अपराधी इस पूरे आंदोलन में घुस गए हैं, जिनकी संख्या 250-300 बताई जा रही है, जो अपराधी पृष्ठभूमि के हैं, ये एक सोचा विचारा डिजाइन किया हुआ अराजकता फैलाने वाला आंदोलन था। 20 जुलाई को हमने देख भी लिया कि क्या करने का इनका प्लान था। धीरेन जी। सर, एक बड़ी चीज ये है कि सफलता का कोई पूछता नहीं है। आप सफल हैं तो कोई फिर पूछेगा नहीं, क्योंकि अभी तक जितने भी लोगों ने मैं ये कहूंगा, जितने भी लोग अपने आप को राष्ट्रवादी या इस खेमे में कहते हैं, उन सब लोगों ने जो वीडियो बनाए थे, उन सारे वीडियो तो रिकॉर्ड में, लेकिन उन लोगों ने जो इन आंदोलनों को कहा होगा, जो ग्राउंड पर रिपोर्टर होगा, जिन्होंने सुना होगा, अब आगे इसका आप समझिए, ये तो है कि भाई ये लोग हैं, लेकिन जो आपने कहा फोर्ड फाउंडेशन, ये सब इकट्ठे हो गए, ये सारे इकट्ठे हो गए। लेकिन अब मुझे लगता है आने वाली बात यह है कि बाकी सबको रिपोर्टिंग करने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जिनकी पिटाई हुई, कल बहुत मारा गया, वहां कोलकाता में मारा गया, यहाँ बहुत सारे लोगों को मारा गया। चूंकि अब आप एक जीत चुके हैं, आपने दीपके को देखा होगा, उसने कहा कि वी हैव डन दिस, और दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, और ये क्रैक पहली बार है। देखिए, मैं फिर एक बात बड़े उससे कहता हूं, मुझे ये लगता है कि सरकार के पास सूचनाएं बहुत ज्यादा होती है, हमसे बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये सीधी सी बात है कि इस आंदोलन में कुछ तो ऐसा था कि सरकार एक तरफ, पुलिस उसकी अनाउंस कर रही है कि हमने 2500 लोगों को आइडेंटिफाई किया, वो भी फेस रिकॉग्निशन टेक्निक से, और दूसरी तरफ सेम टाइम पर हम लोग देख रहे थे कि उन पर पुलिस वालों पर वो पथराव भी कर रहे थे। सेम टाइम पे चल रहा था ये, जब हम लोग बात कर रहे थे, और उसी समय हमने ये भी देखा, सेम टाइम पर ये देखा कि वहां उसी समय पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी आ गया, क्योंकि एक बार में इतने सारे लोग इकट्ठा होके सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, क्योंकि इसी बीच में एक और खबर है, मुझे लगता है दर्शकों ने देखा, यूएन की तरफ से भी कहा गया कि भाई, उसका बाकायदा आधिकारिक बयान दिया गया, उसने बयान जारी किया कि भाई ये जो है, कल क्वेश्चन आंसर में उसने बोला है कि भाई ये जो है राइट टू प्रोटेस्ट में जो सरकार को उनका ध्यान रखना है, सारी चीजें सुरक्षा बलों पर आयद होती हैं,
क्योंकि उनको राइट टू ये होना चाहिए, बिना फियर के होना चाहिए, ये सारी चीजें उन्होंने कही हैं। तो मुझे लगता है कि जो आप कह रहे हैं वो सारी चीजें मिलती तो इसी में है, लेकिन आज की डेट में पहली बार 12 साल में, देखिए फॉर्म लो लेना वापस लेना एक बड़ा दांव भी था, ये माना जा सकता है। उसके बाद उनको सफलता मिली, हो सकता है वो इसको भी एक दांव ही मान ले, क्योंकि ये मैं कल ही कह रहा था कि ये सरकार अगर मान लीजिए ये करेगी, धर्मेंद्र यादव का इस्तीफा उनको देके कहे कि चलिए जाइए, अब क्या, अभी हमको आगे देखना पड़ेगा कि ये सरकार ने जो ये दांव ही है, सरकार कोई, मैं ये नहीं मान रहा कि अभी भी भाई कोई ऐसा होगा कि सरकार एकदम झुक गई, सरकार का एक दांव है, क्योंकि ये मानना पड़ेगा कि सरकार गोली नहीं चला सकती, संसद के इतने करीब वो गोली नहीं चला सकते हैं, और वो उपद्रवियों की भीड़ इस तरह हो चुकी थी, जो अब मुझे लगता है कि वो सारी भाषा नॉर्मल हो जाएगी, जो इस प्रदर्शन में हुई है वो नॉर्मल होगी, गालियां वो गलोच वाली। तो मुझे लगता है शायद इसीलिए सरकार को इन सारी चीजों का कि भाई विदेशी ताकतें सारी होगी, भाई लंदन और बर्लिन में क्यों हो रहे हैं कांकरोच के, और आप बड़ा इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि वो क्या दीपके को नेता मानते हैं। अभी इस समय बिहार में जो चल रहा है, बिहार में इस समय जो हल्ला हो रहा है भयानक तरीके से, कई शहरों में है, सिवान में है, छपरा में है, और कई सारे में देख रहा था, लगातार उन पर सड़कों पर लोग उतरे हुए, और वो सारी विपक्षी पार्टियां वो दीपके को नेता मानती हैं क्या? आयशा दीपके को नेता मानेगी क्या? जो कोलकाता में कल जिस तरह से मारा गया, फिर उस तरह से आप देखेंगे तमिलनाडु में वो लोग दीपके को नेता मानेंगे क्या? ये नहीं। अगर हम पॉलिटिकली देखेंगे तो दीपके इनमें से किसी भी राज्य में दहाई में वोट नहीं ले पाएगा, हजारों की, मतलब ये मैं कह रहा हूं, हो सकता है हमारे कहा हुआ गलत भी निकलता है, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग, ये हमारी आज की सिचुएशंस में भी मेरा ये मानना है कि वो दहाई में वोट नहीं ले सकता, लेकिन उसने इस सरकार को एक बार तो बैकफुट पे खड़ा कर दिया, और हो सकता है कि सरकार ने कोई रणनीति बनाई हो, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इस समय ये खेल उन तमाम संस्थाओं का प्रेशर जो एफसीआरए लॉ के खिलाफ थी, जो वंदे मातरम बिल के खिलाफ थी, जो परिसीमन के खिलाफ थी, उन सारी ताकतों को एक ऊर्जा दी है। मेरा नजर यह है कि 27 तारीख से जब संसद का दोबारा सत्र शुरू होगा, तब सरकार अपने जो बिजनेस है उसको कैसे अप स्टार्ट करेगी, ये देखना पड़ेगा। दो बिंदुओं पर अब चर्चा करेंगे हम लोग। पहला बिंदु ये है, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी अब किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। केजरीवाल के जो वीडियो आए हैं, उन्होंने नेपाल और बांग्लादेश की बात करते हुए कहा कि इस सरकार को बदल दो, पलट दो, सड़कों पर उतर आओ, तो बिल्कुल खुला खेल फर्रुखाबादी था अरविंद केजरीवाल की तरफ से। राहुल गांधी भी जब से विदेश से आए हैं, लगातार युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखिए, जो लड़की वांगचुक के साथ अनशन पर बैठी थी, उसको राहुल गांधी ने अपने बराबर में खड़ा किया हुआ था। यानी जो वामपंथी हैं, उनको भी राहुल गांधी ने एक तरीके, ऐसा लगा मुझे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के जैसा छीना झपटी सी मची हुई है। अरविंद केजरीवाल अलग, राहुल गांधी अलग। सरकार ने सोनम को जूस क्या पिलाया, अनशन क्या तुड़वाया। अब इन दोनों में भी एक आपाधापी सी मची हुई है कि हम अपनी तरफ किसे खींच सकते हैं। और जो दृश्य हुए हैं, जो 20 जुलाई का हुआ है घटनाक्रम, आज भी जिस तरीके से पुलिस वालों के सिर फोड़े गए हैं, हिंसा की गई है, उनकी गाड़ियां तोड़ी गई हैं, एक पुलिस ऑफिसर के सिर से खून बह रहा है, उसको वहां से ले जाया जा रहा है, तो जाहिर है कि ये अब नेपाल और बांग्लादेश ही बनाने पर आमादा हो गए थे। तो एकलव्य, एक तरीके से अगर हम इस चीज को छोड़ें कि योगेंद्र यादव क्या कह रहे थे कि संसद नहीं, अब तो सड़कों से ही फैसले होंगे, उसको अगर छोड़ भी दें, तो क्या ये एक समझदारी भरा स्टेप होगा कि इन चीजों को शांत किया जाए, इनकी साजिश को विफल किया जाए? देखिए सर, मुझे ऐसा लगता है कि एक तो मैं पूर्णतः सहमत हूँ सर धीरेन्द्र सर की बात से कि जो भी है सच्चाई ये है कि यहाँ पे जो जब
जिस लेवल पे ये आंदोलन पहुंच गया, मतलब या तो ये रेजिग्नेशन बहुत पहले हो जाता, लेकिन अब जिन सर्कमस्टेंसेस में ये रेजिग्नेशन दिया गया है उससे मैसेज तो यही गया है कि एज इफ सरकार को झुका दिया गया। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए सर किसी को भी। लेकिन हाँ सर, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो सरकार है ये बड़े क्लियर ऑब्जेक्टिव्स के साथ और क्लियर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे काम करती है सर। तो जैसा कि धीरेन्द्र सर बता भी रहे थे कि भाई सरकार के पास हमसे कई अधिक सूचनाएं होती हैं सर, मैं ऐसा मानता हूं कि ये मियरली कोई कोइंसिडेंस नहीं है, कोई संयोग नहीं है सर। राजनीति में संयोग नहीं होते सर, प्रयोग ही होते हैं। तो कि जिस समय जिन 20 दिनों के लिए सोनम वांगचुक ने फास्ट करा, उसी 20 दिन के लिए राहुल गांधी कोई गुप्त जगह पे विदेश गए हुए थे और कम से कम जनता को या इवन जो मतलब बीजेपी और कांग्रेस के जो मतलब एक लेवल तक के लीडर्स हैं, उनको कोई भनक तक भी नहीं थी सर कि वो कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं सर। प्रेस को भी नहीं थी सर। तो मैं तो बिल्कुल भी, मुझे मतलब कोई संशय नहीं है कि इसका कुछ ना कुछ कनेक्शन है सर। सेकंड पार्ट जो है सर, जो मुझे लगता है कि जो डिफ्यूज करने वाली बात है सर सिचुएशन को इस्तीफे से, जैसा कि अभी इसमें भी कहूंगा जो धीरेन्द्र सर बता रहे थे कि अभी जो सरकार का अब जो रवैया रहेगा मॉनसून सत्र के ऊपर, वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा सर। क्योंकि मैं तो सर पहले भी आपके शोज पे कई बार कह चुका हूं कि मैं ऐसा मानता हूं कि इस पूरे आंदोलन का, सो कॉल्ड आंदोलन का, ये जो अराजकता का जो देश में माहौल बनाने का जो सोल ऑब्जेक्टिव था, वो यही था कि इस मॉनसून सत्र में जो महत्वपूर्ण बिल पास होने वाले हैं सर, उसको हर कीमत पे रोकना है। और इसमें प्राइमरीली 2 बिल सर, एक तो FCRA वाला जिसमें कि बहुत बड़ी बड़ी मतलब नेशनली नहीं इंटरनेशनल ताकतें भी इन्वॉल्व हैं, और दूसरा बिल सर डिलिमिटेशन का, महिला आरक्षण के साथ जो संयुक्त संशोधन बिल है। क्योंकि उससे तो सर हमें पता ही है कि कांग्रेस की आने वाले समय में क्या स्थिति होने वाली है। तो अगर इसको एक पर्सपेक्टिव ये जरूर है सर कि मुझे लगता है कि अगर शायद इसको इस समय के लिए सिचुएशन को डिफ्यूज करके अगर मॉनसून सत्र में सरकार को अब अपने बिल पेश करने के लिए एक लीड मिलती है, तो हो सकता है कि ये एक कारण रहा हो। धीरेन्द्र जी, दूसरा पॉइंट मेरा, ये अरविंद केजरीवाल की राजनीति खत्म करने की तरफ स्टेप तो नहीं है कि दीपके को खड़ा करो, सोनम वांगचुक को थोड़ा सा बूस्ट अप करो? ये कुछ अभी सर मैं इसको ज्यादा लंबी दूर की कोड़ी मानूंगा, क्योंकि अभी हम शाम तक बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाएंगे जिसमें ये मानेंगे कि राहुल गांधी का राजनीतिक फ्यूचर खत्म कर दिया गया, क्योंकि राजनीतिक इससे तैयार हो रहा था। क्योंकि सर जो ग्राउंड कह रही है इस वक्त, ग्राउंड ये कह रही है कि सबकी आंखों के सामने केजरीवाल वहां जाके खड़ा हो रहा था, सबकी आंखों के सामने सौरभ और वो सब लोग ये इसको पूरे आंदोलन को हैंडल कर रहे। और दीपके जो है कहीं भी एक भी बार, वैसे तो मुझे बहुत शार्प, मैंने एक जगह बोला था कि दीपके इतना शार्प दिखने लगा कि वो बिल्कुल ऐसे ही, उसने पहले सोनम वांगचुक को पकड़ लाया, फिर जब उसने कहा ये हट जाए फिर उसने आशुतोष रांका को आगे कर दिया। तो वो पीछे रह के खेल कर रहा है, ये तो दिख रहा है। लेकिन उसके पीछे जो लोग हैं उनसे वो कितनी देर बाद विरोध करेगा या सरकार के लिए, देखिए अगर हम सिर्फ YouTube पर निर्भर रहेंगे और सब देखेंगे सर, तो लगेगा कि जैसे हाँ ये सरकार का ही खेल है। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बहुत सारे इस तरह के लोग कह रहे थे सरकार ने इसको खड़ा कर दिया उनके, तब इतनी बड़ी अपमानजनक हार लेना। देखिए आज ऐसा उस दिन भी हुआ था जिस दिन 3 फॉर्म बिल लिए थे वापस, मुझे याद है एकदम लोगों का दिल धक से रह गया था। हालांकि सरकार ने उसके बाद रिवर्क किया, लेकिन आज का रिवर्क एक चीज में थोड़ा सा सर वो है, क्योंकि वो पंजाब और बॉर्डर पर था सारा कुछ मामला, आपने वहां देखा था, और सारा मामला मुख्यतः उन्हीं के किसानों के साथ जुड़ा हुआ था। आज हमने बंगाल देखा, हम लोगों ने बिहार देखा, हम लोगों ने महाराष्ट्र देखा, अलग अलग जगह से देखा। तो ये इतनी सारी चीजों को इकट्ठा करके, और इन सारी जगह पर केजरीवाल बहुत बार जाके देख चुका, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज्यादा रहा हो। लेकिन हाँ, सूचना तो सरकार के पास है,
सरकार ये समझ रही है कि मोदी को पीछे हटना पसंद नहीं है, ये उनके कैरियर की कहानी कहती है। वो पीछे हट गए हैं, ये आज की स्टोरी दिख रही है ना। अब इन दोनों के बीच से हमको आगे का देखना पड़ेगा कि क्या अमित शाह इस हार को स्वीकार करते हैं, या अमित शाह ये जानते हैं कि इस वक्त पीछे हटना जरूरी है क्योंकि इन लोगों को यहां से हटाना है। इसके बाद मैं नहीं मानता कि दिल्ली में कभी कोई जंतर मंतर तक प्रदर्शन होने दिया जाएगा, मुझे नहीं लगता आज के बाद, क्योंकि ये संसद के इतने करीब बैठ के कुछ हजार लोग इस राष्ट्र को जो 148 करोड़ों का है, जिसके पास इस धरने के बीच में भी हम लोगों ने कुशा को देखा जो हमारा रशियन एयर डिफेंस मतलब S-400 की तरफ अल्टरनेट है, उसके बावजूद महज कुछ हजार, हो सकता है 70,000 80,000 जो भी वो लोग कह रहे हो, हम लोगों को 10-20 हजार से ज्यादा की सूचना नहीं है, लेकिन वो कुछ भी जो कह रहे हैं हम उसी को मान लेते हैं। क्या वो लोग इस देश की स्पाइनल कोड को हिला सकते हैं? देखिए, इस पूरे आंदोलन का एक बड़ा आउटकम ये निकलता है जो मेरी नजर में आज भी, जबकि वो जीत गया है, आंदोलन जीत गया, मुझे मानना पड़ेगा, राजनीति जनतंत्र यही कहता है। तो ये देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो बच्चियां, जो परिवार, जिनकी भाषा, मुझे लगता है एजुकेशन बहुत बाद की चीज है, पहले तो आपके परिवार के संस्कारों का, जो परिवार की जो अपब्रिंगिंग है, पेरेंटिंग है, उस पर सोचना होगा, क्योंकि इसने जो दिखा है ना, वो मतलब मैं आपको ये कह रहा हूं कि समाज के अंदर की इतनी सड़न हो सकती है, सोसाइटी, हो सकता है कि आउटडेटेड मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि अब तो वही कूल है, जिन्होंने माँ बहन की गालियां दी पीएम को, जो सब किया वो कूल है, क्योंकि वो जीत गए। जीतने के बाद आपसे कोई रणनीति तो पूछता नहीं, हार गए तो आप बताने के लिए होते नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, देखना पड़ेगा। और मैं ये मानने से अभी आज की डेट में मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं ये बताऊं कि हाँ ये उस तरह से तोड़ रहे थे, लेकिन हाँ मैं ये समझ रहा हूं कि ये सरकार के शुरुआती आकलन में गड़बड़ थी। जब 3 कृषि कानून वापस लिए गए थे, उस समय बहुत आलोचनाओं का सामना मोदी जी हाँ, को, उनकी सरकार को करना पड़ा था। अपने लेकिन लोगों बाद में बहुत सारी चीजें जब मतलब ऑन एयर तो नहीं वो बात कभी डिस्कस हुई, लेकिन कम से कम हम जैसे लोगों तक वो बातें आ गई कि वजह क्या थी, गंभीरता क्या थी, खतरा क्या था। और इस शो के बाद मैं वो चीजें बता भी सकता हूं कि क्या एक्चुअल में शुरू हो गया था। तो इसीलिए मैंने कहा, और धीरेन्द्र जी ने भी वो बात कही कि सरकार के पास बहुत सारी सूचनाएं होती हैं और सरकार ही सही समय पर सही फैसला लेती है, ले सकती है, उसी के हाथ में है। अभी बहुत सारे लोगों को बुरा लग रहा है, इंक्लूडिंग मी, कि ये ठीक नहीं हुआ है, नहीं झुकना चाहिए। अगर फैसले सड़क की भीड़ करवाएगी, अफसरों के सिर फोड़े जाएंगे, बैरिकेड तोड़े जाएंगे, पार्लियामेंट पर चढ़ाई की जाएगी, अराजकता फैलाई जाएगी, दंगे फसाद किए जाएंगे, और उसके बाद ऐसा फैसला कर दिया जाए, तो लगता है कि जैसे देश के वो लोग ठगे से रह गए हैं जो हर तरह की मुसीबत के सुख में, दुख में मोदी जी के साथ बड़े संकल्पबद्ध होकर के मजबूती से खड़े रहते हैं। तो एक भाव तो ये है इस समय का, इस घड़ी का, और घटनाएं अभी रुक नहीं रही हैं। तो धीरेन्द्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, फिर मैं एकलव्य के पास जाऊंगा आखिर में, अब यहां से क्या? अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब गए हैं ये लोग बातचीत करने के लिए सरकार से, तो यहां ये आंदोलन को खत्म करने का ऐलान करेंगे? वांगचुक ने कहा है कि ये लोकतंत्र की जीत है। मुझे लगता है कि अब ये जाके यही देखना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी जैसे जैसे हनुमान बदन बढ़ावा तो सुरसा मुख फैलावा वाली हालत हो गई है कि जैसे जैसे हनुमान अपना शरीर बढ़ा रहे हैं, सुरसा अपना मुंह बढ़ा रही है, तो वो वाले अंदाज में यहाँ हो रहा है, क्योंकि उन्होंने जो मांग की थी। अब सवाल ये है कि जो पुलिस ने जिनके चेहरे पहचाने थे तब उनका क्या करेंगे, क्योंकि वो तो हिस्ट्री शीटर थे,
अगर आप उनके खिलाफ मुकदमे वापस ले रहे हैं तो आप हिस्ट्री शीटर के खिलाफ मुकदमे वापस ले रहे हैं, और सरकार प्रेमा फेसी मान चुकी। देखिए सरकार, मुझे एक बात तो माननी पड़ेगी कि ये आदमी ज्यादा तैयारी के साथ आया था, जितना अंडर एस्टिमेट, और यही सबसे बड़ी चूक सुंजू की आर्ट ऑफ वॉर में कहा जाता है कि जब आप सबसे करीब हो दुश्मन के, तब आप ऐसे होने चाहिए जो सबसे ज्यादा दूर दिखाया जाए आप, और जब आप दूर हो तो सबसे करीब दिखने चाहिए। शुरू से ये लड़का सबसे कमजोर दिखता है, सबसे अलग दिखता है, सबको ऐसे करके पैर छूते हुए दिखता है, हमने देखा है एकदम पुलिस वालों के पैर छूते हुए 5 बार सर जी पूरा लेट गया। लेकिन उस आदमी ने जिस आदमी को नीचे किया है, अभी मैं नहीं मानता, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, आप नहीं, हमारे बहुत सारे दर्शक गालियां दे रहे होंगे अगर हम लाइव कर रहे हैं, तो उनको लग रहा होगा कि ये तो कल तक ये कह रहे थे। दोस्तों मैं फिर एक बात कह दूं कि सरकार जीते या हारे, सरकार का निर्णय सही निकले या गलत निकले, लेकिन सरकार सूचनाओं की अधिकार पर बैठ कर करती है, और कोई सरकार ऐसी नहीं होती जो ये मान ले कि हाँ मैं बच्चों पर गोली चलाऊं। ये बहुत मुश्किल होगा, और ये बात मैं अब भी बार बार कह रहा हूं, और ये मैंने पहले भी कही, और बहुत सारे लोग दर्शक जाके चेक कर सकते हैं। मैंने जब भी बोला ये बोला कि यार कुछ भी है, बच्चों पे गोली नहीं चलाएगी सरकार, अपने बच्चों पे। तो ये एक परेशानी थी सर। एकलव्य, अब केजरीवाल और राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा मांगेंगे? बिल्कुल सर, क्यों नहीं मांगेंगे? वो तो वो डिक्लेयर कर चुके हैं कि द प्रॉब्लम इज नॉट धर्मेंद्र प्रधान, प्रॉब्लम तो वो व्यक्ति है जिसने लाठी डंडे चलाए मासूम बच्चों पे। तो मासूम बच्चों पे तो अमित शाह जी ने डंडे चलाए, तो अमित शाह जी का इस्तीफा मांगेंगे सबसे पहले। और अमित शाह जी किसको रिपोर्ट करते हैं? नरेंद्र मोदी जी को रिपोर्ट करते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि मॉनसून सत्र को अब रोकने का या उसमें बाधा डालने का इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है। क्योंकि जो प्राइम डिमांड थी यहाँ पे, या जो सीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे गए थे, तो वहां पे तो यही डिमांड्स थी ना सर, कि भाई मुआवजा दे दो, धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन को कंसिडर कर लो और ये कर लो। तो वो तो सारी कहानी खत्म हो गई। अब मॉनसून सत्र में आप बाधा कैसे डालोगे और अपनी राजनीति इसके आगे कैसे चमकाओगे? क्योंकि इसकी लाइमलाइट तो वैसे भी कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत दीपके को मिल गई। अभी धीरेन्द्र सर भी बता रहे थे कि भाई कुछ भी कहा जाए, ये लड़का प्रिपेयर होके आया था। तो जब हमने ही लाइमलाइट दे दी तो बाकी तो इनको आप देखो आप कहाँ चढ़ाएंगे। तो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल तो सर हैव नो चॉइस। उनको तो अब इसको अगर किसी को किसी तरीके से आगे लेके जाना है तो उनको सिवाय इसके, और मॉनसून सत्र में स्पेशली अगर बाधा डालनी है तो सिवाय इसके कि अब इससे आगे वालों को झुकाने का प्रयत्न करें या कम से कम उससे एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करें, उनके पास कोई चारा ही नहीं है। तो होने वाला है। धीरेन्द्र जी, 11-12 का वो दौर अगर याद करें तो बड़ी कसमें वसमें खाते थे अरविंद केजरीवाल, ना जी मैं तो पॉलिटिकल पार्टी बनाऊंगा ही नहीं कभी। अभिजीत दीपके ने अगर ये कॉकरोच जनता पार्टी को राजनीतिक पार्टी में तब्दील कर दिया, हालांकि राजनीति तो वो कर ही रहे हैं, अगर घोषित कर दिया तो ये किसकी जमीन खाएगा? देखिए सर, अभी लड़ाई जो है मुझे लगता है जमीन खाने की, बड़ा मतलब बहुत ही टफ वर्ड में इस्तेमाल करूंगा, जमीन खाने की लड़ाई तब होगी जब वो अब स्पेस से, क्योंकि ये लड़ाई सरकार से जीती गई है। इस समय लड़ाई सरकार से जीती गई है, और सरकार के लोगों को जो फीडिंग है, बहुत सारे लोग, देखिए मैं ये मानता हूं कि मॉरल अथॉरिटी पहले टूटती है, बाद में सरकारें हारती है। मैं मेरी समझ कहता हूं, मैंने ये इतने सालों में देखा है कि आप जिसको हटाते हैं ना, अब आपके पास इस बात का जवाब नहीं। इस बार बड़ा शानदार सब्जेक्ट चुना था, आप विरोध करेंगे क्या कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए? तो इसीलिए मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा मतलब ये पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर सरवाइव करेगा नहीं करेगा ये सवाल बाद में होगा, लेकिन आज की डेट में एक चीज तो साफ होती है कि ये आदमी विपक्षियों को एक मुद्दे पर खड़ा कर पाया, और वो सारे लोग, चाहे वो कांग्रेस अलग शो कर रही है, हमको लग रहा है ना कांग्रेस अलग शो कर रही, 1977 में जो लोग इकट्ठे हुए थे वो लोग तो ऐसे लोग थे कि जो मेंढक तोलते थे, जिसको कहते हैं तराजू में मेंढक तोलना,
वो इकट्ठे हो गए थे, जनता ने अलग अलग जगह वोट दिया था। तो इसीलिए ये अभी आउटकम क्या आएगा, इसके लिए मुझे लगता है कि हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आज ये 3:30 बजे क्या बोलता है, उसके बाद फिर आखिरी बाकी सर एक है आखिरी ना आपकी सवाल। सर आपकी अनुमति से इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा सर, कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है, क्योंकि इंटरेक्शन होते रहता है सर इन लोगों से, तो मुझे लगता है सर कि जो बीजेपी के जो यंगर लीडर्स हैं और जो कई लोग जो है स्पोक्स पर्सन्स भी काम करते हैं, और जो उनका एबीवीपी का जो स्टूडेंट विंग भी है सर, मुझे लगता है सर कि ये एक ऐसा समय है जब उन्हें भी थोड़ा सा आत्मचिंतन करना चाहिए कि अपना पॉलिटिकल करियर बनाने के लिए नेताओं के साथ, मतलब ये सब आप उनको इम्प्रेस करने के साथ साथ जो युवा के असली मुद्दे धीरेन्द्र जी, होते हैं ना। एक सवाल और लेकर जाइएगा। जी जी एक जी सवाल जी। और लेकर जाइएगा। सवाल ये है, अगर नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार करने से इनकार कर दें तो? हाँ, ये अभी सवाल तो बहुत इंटरेस्टिंग, ये अभी मुझे तो भी नरेंद्र मोदी के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं गया है वो। अच्छा हाँ, हाँ, वो ये तो तो भी सोचा ही नहीं। नहीं, वो मैं देख रहा था जब उन्होंने कहा कि मैंने भेजा है, तो लेकिन मुझे लगता है कि शायद इतना वो एक्सपोज नहीं करते, लेकिन नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकते, मैं ये मान के चलता हूँ। इसीलिए मैं 2 दिन से, क्योंकि अभी अमित शाह और नरेंद्र मोदी की मीटिंग खत्म हुई है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये कुछ भी कर सकते हैं अमित शाह, ये मोदी इसको भी खेल में बदल सकते हैं कि ये लीजिए, ये हमने तुमको झुनझुना दिया था, अब खत्म, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन अभी देखना पड़ेगा, मैं इंतजार करूंगा सर थोड़ी देर अभी। ये तो गजब एंगल है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों के जुड़ने का, थैंक यू सो मच। और दर्शकों प्रणाम से सर। निवेदन है, आप लाइक का बटन दबा दें। इसके अलावा अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।